केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, जिसमें केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। तो धातु के पास क्या क्या गुण होते हैं, इसके भौतिक गुण हम देखेंगे। तो धातु के पास धात्विक चमक होती है, ये मूल्यतः कठोर होती है, आघातवर्ध होती है, यानी कि इसे हम फैला सकते हैं पीट पीट कर। तन्य होती है, यानी तार की तरह इसे लंबा कर सकते हैं। तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा सोना में पाया जाता है, जिसमें कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। और ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और इसके सुचालकता के सबसे अच्छे जो प्रमाण हैं धातु में वो हैं चांदी और तांबा। इसका गलनांक अधिक होता है और ध्वनिक होता है, यानी कि इस पे अगर कुछ पीटा जाए तो ये मतलब अच्छा स्वर के साथ ध्वनिक होता है, जिसे कि हम सोनोरस भी कहते हैं। आगे धातु के पास धातु के पास जो क्वालिटीज़ हैं भौतिक गुण, वो ठीक इसका विपरीत होता है। जैसे कि अधातु द्रव या फिर ठोस रूप में होता है, और अधातु में धात्विक चालक नहीं होते, मतलब कि धात्विक चमक इसमें नहीं होती है, कठोरता नहीं होती है, आघातवर्ध भी नहीं होते हैं, तन्यता तो इनमें नहीं होती, सुचालक भी नहीं होते हैं, और इनका गलनांक जो है वो बहुत कम होता है। कुछ अपवाद हैं धातुओं में और अधातुओं में। धातुओं में मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, और गैलियम सीजियम एक ऐसा धातु है जिसका कि गलनांक बहुत कम है, और लेड मरकरी ऐसा धातु है जो कि कुचालक है। और क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। आगे अधातुओं में अपवाद, तो अधातु में अपवाद के तौर पे है आयोडीन, जो कि चमकीला होता है, हीरा जो कि सबसे कठोर पदार्थ है और ये एक अधातु है, कार्बन जो एक अधातु है और इसके बहुत सारे अपर रूप होते हैं इसके, और ग्रेफाइट ये भी एक अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। आगे धातु एवं अधातु के अभिक्रिया अन्य के साथ, जैसे कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। धातु ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, और जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। और उभयधर्मी ऑक्साइड जो कि अम्ल और क्षारक दोनों जैसा कार्य करते हैं उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एनोडीकरण एल्युमिनियम पे मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाना ताकि उसे संक्षारण से बचाया जा सके, इसके लिए जो ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है उसे ही हम एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण के लिए कि एल्युमिनियम की साफ वस्तु को एनोड पे रखा जाता है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन करवाकर एनोडीकरण की क्रिया की जाती है। एक्वा रेजिया, तो ये रॉयल जल का लैटिन शब्द है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का जो अनुपात होता है वो एक्वा रेजिया कहलाता है। ये इन दोनों में अकेले यह क्षमता नहीं है कि वो गोल्ड और प्लेटिनम को गला सके, लेकिन जब ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिल जाते हैं और एक्वा रेजिया के रूप में हो जाते हैं तब ये गोल्ड को भी गला सकते हैं और प्लेटिनम को भी गला सकते हैं। आगे सोडियम और पोटेशियम जो है वो ठंडे जल के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया करती हैं और बहुत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया बहुत धीमी होती है, और मैग्नीशियम का गर्म जल के साथ अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होता है, और ये जो इसका सतह होता है वहाँ पे चिपक कर तैरने लगता है, जिसके कारण इसे तैरने वाला भी कहा जाता है। आगे धातु और अधातु की अभिक्रिया किस प्रकार होती है। धातु और अधातु की अभिक्रिया में सबसे पहले तो इनमें विपरीत आवेश का चूँकि आकर्षण होता है, इसलिए जब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तब हम कहते हैं कि यह एक आयनिक यौगिक है या फिर वैद्युत सहसंयोजक यौगिक है। इनके गुणधर्म क्या होते हैं इन यौगिकों के, तो ये भौतिक गुणधर्म इनके ये हैं कि ये ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, और कठोर भी ऐसे कि उन पर अगर थोड़ा भी दाब दिया जाए तो वो भंगुर हो जाते हैं। आगे कि इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है और ये जल में घुलनशील होते हैं, परंतु किरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुल पाते हैं। इनकी विद्युत चालकता गलित अवस्था में तो होती है पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। आगे की धातु एवं अधातु मतलब कि पृथ्वी की भूपट पर इनके प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। समुद्री जल में भी कुछ लवण के रूप में पाए जाते हैं, और प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं पृथ्वी के भूपर्पटी में उन्हें हम खनिज कहते हैं।
और खनिजों से जो निकालना लाभकारी होता है, यानी जो धातु लाभकारी होते हैं निकालना उससे, उसे हम अयस्क कहते हैं। अयस्कों में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम गैंग कहते हैं। अयस्क से धातु निष्कर्षण के निम्न चरण हैं और ये सक्रियता श्रेणी के आधार पर चरण होते हैं। सक्रियता श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया। पहला तो उच्च अभिक्रियाशील धातु, दूसरा मध्यम अभिक्रियाशील धातु और तीसरा निम्न अभिक्रियाशील धातु। उच्च अभिक्रियाशील धातु में आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। मध्यम वाला में आता है जिंक, लोहा, सीसा और हाइड्रोजन और कॉपर। निम्न अभिक्रियाशील में आता है चांदी, पारा और सोना। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को गलित धातु में पहले परिवर्तित किया जाता है और फिर उनका विद्युत अपघटन किया जाता है और उनके बाद मध्यम अभिक्रियाशील धातु 2 रूपों में पाए जाते हैं, कार्बोनेट के रूप में और सल्फाइड के रूप में। कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करना निस्तापन और सल्फाइड अयस्क को गर्म करना भर्जन कहलाता है। फिर उसके बाद इनका ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है और अपचयन के द्वारा फिर धातु निष्कर्षण होता है। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं चूँकि सल्फाइड के रूप में होते हैं इसलिए इनका भर्जन किया जाता है गर्म करके और उसके बाद धातु का परिष्करण। आगे की विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड पे रखा जाता है, शुद्ध धातु की परत को कैथोड पे, और शुद्ध धातु जब क्या होता है कि वो विलयन में विलय हो जाते हैं, लेकिन जो अविलय अशुद्धियाँ रहती हैं वो तली पे एकत्र हो जाती हैं जिन्हें कि हम एनोड पंख कहते हैं। आगे संक्षारण से सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे तो पेंट लगाकर सुरक्षित किया जा सकता है, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर और यशद लेपन करके, जो कि लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाने को हम यशद लेपन कहते हैं। उसके बाद क्रोमियम लेपन कर कर, एनोडीकरण करके और मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु में जैसे कि लोहा और निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु स्टेनलेस इस्पात होता है। नरम लोहा चूँकि बहुत ज़्यादा नरम होता है जब शुद्ध लोहा के रूप में रहता है तो उसमें कार्बन की 0.05% मिलाने पर वो कठोर लोहे में परिवर्तित हो जाता है। पारद के साथ जब कोई अन्य धातु को जोड़ा जाता है और उसका मिश्र धातु बनाया जाता है तो वो अमलगम कहलाता है। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु पीतल और तांबा और टीन का मिश्र धातु कांसा कहलाता है। सीसा और टीन का मिश्र धातु सोल्डर कहलाता है जिसका कि गलनांक बहुत कम होता है और विद्युत तार के वेल्डिंग में इसका यूज किया जाता है। इस तरह से जो मिश्र धातु है वो धातुओं का एक तरह से समांगी मिश्रण होता है। आगे की शुद्ध सोना चूँकि 24 कैरेट का होता है लेकिन आभूषण बनाने के लिए बहुत मुलायम होता है इसलिए इसमें चांदी या फिर तांबा मिलाया जाता है और उसके बाद ये 22 कैरेट का रहता है जिसमें कि 22 भाग में 2 भाग तांबा या फिर चांदी होता है।